हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट नोवा। दिस इज सिमरन, योर बायोलॉजी एडुकेटर। आई होप कि आप सब एकदम फिट एंड फाइन हैं और आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है। तो आज इस सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड्स। हम बात करेंगे आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपको इस बारे में जनरल अवेयरनेस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ऐसी बातें करेंगे हम इस सेशन के अंदर जो हर चाहे आप फीमेल हैं चाहे मेल हैं, आपको पता होनी चाहिए अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल और पीरियड्स। तो ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग तो रहेगा ही, इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ अवेयरनेस ही नहीं बट पूरा जो प्रोसेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो भी समझेंगे, नीट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इसको पूरा समझेंगे। सो ये सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लीज वॉच टिल द एंड। अब सबसे पहले बात करते हैं कि पीरियड्स क्या होता है, क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब सिंपल सी बात यह है कि देखो, फीमेल के अंदर बना फीमेल गैमीट विद द प्रोसेस ऑफ oogenesis, मेल के अंदर बनेगा मेल गैमीट यानी कि स्पर्म। अब स्पर्म को एग को फर्टिलाइज करना है तो आगे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा और वो यूट्रस में जाके इम्प्लांट होगा। आप यहाँ लेट्स सी दिस डायग्राम। तो बात करें अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो हमें पता है कि हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दो ओवरीज हैं, एक यूट्रस है ना। अब हर ओवरी जो है ऑल्टरनेटिवली फीमेल गैमीट बनाती है। अगर जनवरी में मेरे पास राइट ओवरी ने फीमेल गैमीट बनाया, एग बनाया है, तो फेब में लेफ्ट ओवरी बनाएगी। इस तरह ऑल्टरनेटिवली चलता है। तो अब ये जो फीमेल गैमीट बना है इसको स्पर्म आके फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा और वो कहाँ इंप्लांट होगा, हमारे पास यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर पे। तो मतलब यूट्रस अपने आप को हर महीने प्रिपेयर करता है कि शायद फर्टिलाइजेशन हो और मेरे पास इम्प्लांटेशन हो। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ये यूट्रस की तैयारी तो बेकार गई। तो यूट्रस ने जो भी प्रिपरेशन की अपनी एंडोमेट्रियम एकदम जो उसने थिक मोटी सी लेयर बनाई थी वो तो किसी काम की नहीं है। तो यूट्रस को आया गुस्सा। यूट्रस ने क्या किया, वो लेयर तोड़ फोड़ के बॉडी से फेंक दी। जैसे हम करते हैं ना, कोई डायग्राम बनाया पसंद नहीं आया तो ऐसे पेपर क्रम्बल करके फेंक देते हैं। तो यूट्रस ने भी अब उसको गुस्सा आया कि मैंने इतनी मेहनत से लेयर बनाई, एंडोमेट्रियम बनाई, थिक सी मोटी सी लेयर, अब ये किसी काम की नहीं है। तो उसको भी गुस्सा आया। उसने क्या किया कि इस एंडोमेट्रियम को तोड़ो और बॉडी से बाहर फेंको। तो इसीलिए क्या हुआ, एंडोमेट्रियम टूटी, कुछ टिश्यूज और ब्लड के साथ हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो वेजाइना के थ्रू आया बॉडी से बाहर, और इसी ब्लड फ्लो को बोला जाता है मेंस्ट्रुअल फ्लो या फिर पीरियड्स। तो 3 से 5 दिन ये मेंस्ट्रुअल फ्लो चल सकता है, फीमेल टू फीमेल वेरी करता है। क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं, पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, सब बातें करेंगे हम वन बाय वन। तो अब बात करेंगे कि जब भी किसी फीमेल को पीरियड्स आते हैं तो उसकी बॉडी में कैसे चेंजेस आते हैं या फिर उसको कैसा फील होता है। कहीं भी सपोज कोई स्टूडेंट है लड़की, तो वो पढ़ने जा रही है, उसको क्या उसका माइंड सेट होता है, या फिर कोई वर्किंग फीमेल है वो काम करने जा रही है तो उसको कैसा लगता है, या फिर हेल्थ पे क्या इंपैक्ट होता है। तो सपोज कोई बच्ची स्कूल पढ़ने जा रही है, उसको फर्स्ट टाइम पीरियड्स आए हैं लेट्स से, तो अभी वो खुल के बता भी नहीं सकती है, क्योंकि सबको तो नहीं पता है ना उस एज पे कि पीरियड्स होते क्या हैं। 12 to 13 ईयर की एज पे जनरली नहीं पता है सभी को कि पीरियड्स क्या होते हैं, तो वो बता भी नहीं सकती। उसको खुद को अच्छी तरह से, अगर आपकी बुक्स में भी नहीं है, आपको पेरेंट्स गाइड नहीं कर रहे हैं या टीचर्स नहीं समझा रहे हैं, तो खुद को भी नहीं पता होता है कि एक्चुअल में पीरियड्स हैं क्या। तो उस टाइम पे बच्चे जो हैं, लड़कियां स्कूल जाने से भी हेजिटेट करती हैं कि वहां पे कहीं मतलब मेरा मजाक ना उड़ाया जाए, कोई मेरी बात को समझेगा या नहीं। तो दे फील हेजिटेशन वाइल गोइंग टू स्कूल। इसीलिए इंडिया में बहुत सारे ड्रॉप आउट्स जो हैं वो इसलिए भी होते हैं बिकॉज गर्ल्स हैव देयर फर्स्ट पीरियड, तो उनको स्कूल जाने में ही शर्म आती है, हिचकिचाहट होती है, तो दे लीव द स्कूल। अब कोई, अगर हम इकोनॉमिक्स या फिर वर्किंग फीमेल्स की बात करें, अगर कहीं पे भी कोई फीमेल काम कर रही है, वहां पे उसको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि जनरली जब पीरियड्स होते हैं तो बॉडी में बहुत चेंजेस होते हैं। हार्मोन्स जो है वो 1 महीने के साइकिल में बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कभी पीक पे जा रहा है, कभी एकदम नीचे जा रहा है, गिर रहा है, कभी हाई कभी लो। तो इस चेंजेस की वजह से बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं, क्रैम्प्स हो सकते हैं, बहुत पेन हो सकती है। तो ये सारी मूड स्विंग्स हो सकते हैं। ये सारे चेंजेस की वजह से फीमेल्स जो हैं वो अनकंफर्टेबल फील कर सकती हैं अपने वर्क एनवायरनमेंट में। और अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन हो, सपोज कहीं काम कर रहे हैं, ऊपर से स्ट्रेस का माहौल है, तो जनरली फीमेल्स जो है वो काम प्रॉपरली नहीं कर पाएंगी, तो इकोनॉमिकली वो कम प्रोडक्टिव हो जाएंगी अगर वहां पे उनको सही फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं। अच्छा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है तो वो आराम से काम कर सकते हैं, और नहीं ऐसा एनवायरनमेंट है तो वो काम करने में भी उनको प्रॉब्लम आएगी। देन हम हेल्थ की बात करें, तो अगर पीरियड्स के अंदर प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, क्लीन एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, सैनिटरी कंडीशंस जो है उनका ध्यान नहीं रख रही हैं फीमेल्स, तो हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। देन
डिग्निटी की बात करें तो कई बार क्या होता है कि ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज बच्चे आपस में ही एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। चाहे हो सकता है कि लड़के, अब सपोज किसी लड़की को पीरियड्स आए हैं, उसके कपड़ों पे स्टेन लग गया है, लेट्स से ब्लड स्टेन, तो हो सकता है लड़के मजाक उड़ा रहे हैं, अरे देखो देखो इसको तो पीरियड्स आए हैं, ये वो। पता एक्चुअल में किसी को नहीं है उस एज पे कि है क्या, बट ड्यू टू दिस काइंड ऑफ टीजिंग लड़कियां जो है वो शेम फील करती हैं, तो उनको एक सेल्फ रिस्पेक्ट पे लगता है कि यार मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। तो वही बात कि स्कूल ना आना या काम पे ना जाना, तो ये सब चीजें जो हैं वो एक फीमेल को फेस करनी पड़ सकती हैं व्हेन दे आर हैविंग देयर पीरियड्स। तो इसीलिए सबका सोसाइटी में, चाहे वो लड़का है लड़की है कोई भी है, सबका अवेयर होना बहुत जरूरी है। सबको एटलीस्ट पता हो कि दिस इज वेरी नॉर्मल, ये कोई टैबू नहीं है। हैविंग पीरियड्स इज कोई बुरी बात नहीं है, ये तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हर फीमेल के साथ होना ही होना है, इसमें बुरा क्या है। तो इसको बहुत ही नॉर्मलाइज करना जरूरी है। इट इज जस्ट अ नॉर्मल प्रोसेस, जैसे बाकी प्रोसेस है हमारी बॉडी में, हम डाइजेशन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, पीरियड्स इज ऑल्सो वन ऑफ दिस प्रोसेस। तो ये भी बॉडी का एक प्रोसेस है जिसको एक टैबू नहीं बट एक नेचुरल प्रोसेस की तरह ही देखना चाहिए। और इस फेज में जब फीमेल है तो उसको कंफर्टेबल फील कराना चाहिए रेदर देन टीजिंग हर और शेमिंग हर। और देन हम बात करते हैं कि एक्चुअल में अगर हम बायोलॉजिकली देखें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन क्या है, तो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल इज साइक्लिक चेंजेस इन ओवरीज एंड यूटरस ऑफ नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि यूटरस प्रिपेयर करता है कि अगर फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन हुई यानी प्रेगनेंसी हुई तो इम्प्लांटेशन हुई। अब जब प्रेगनेंसी नहीं होनी यानी स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, प्रेगनेंसी जब नहीं है, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में जो चेंजेस आते हैं ओवरीज और यूटरस के अंदर जिनकी वजह से हमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, वो सारे साइक्लिक चेंजेस को हम क्या बोल देते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये किन फीमेल्स में होगा, वो फीमेल्स जो ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया का ऑर्डर प्राइमेटा जिसमें मंकीज, एप्स, ह्यूमंस आ जाते हैं, तो उन फीमेल्स के अंदर ये साइकिल चलेगा। और अराउंड अगर हम ह्यूमन फीमेल्स की बात करें तो हमारे अंदर 28 टू 30 डेज का ये साइकिल होता है। ठीक है, 28 टू 30 डेज का साइकिल होता है, यानी कि हर महीने एक एग बनेगा और वो अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो हर महीने एंडोमेट्रियम रप्चर होगी और ब्लड फ्लो होगा। तो महीने में एक बार जो है वो ब्लीडिंग फेज आएगा। क्लियर? चलिए, ये हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया था। अब देखो, जब एक बच्ची, अब एक ना स्टोरी के साथ समझते हैं सब कुछ। सपोज ये है कहानी प्रीति की, ये एक बच्ची है जिसका नाम है प्रीति, कबीर सिंह वाली प्रीति नहीं है, ये प्रीति की स्टोरी है। तो प्रीति अभी पैदा ही नहीं हुई है, प्रीति अपनी मम्मी के यूट्रस में है, यानी उसकी मम्मी प्रेग्नेंट है, प्रीति वहां डेवलप हो रही है। तो जब प्रीति डेवलप हो रही है, चाइल्ड बर्थ से पहले प्रीति की जो स्टेजेस हैं, अब प्रीति की खुद की ओवरीज के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं। ओवरीज के अंदर क्या प्रेजेंट है, फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं। अब फॉलिकल एक्चुअल में क्या है, एक ऐसा सेल है हमारे पास जो आगे फीमेल गैमीट बनाएगा, और उस सेल के आसपास कुछ फॉलिक्यूलर सेल्स हैं और इनको कंबाइनिंगली हम बोल देते हैं एक फॉलिकल। यानी एक फॉलिकल के अंदर एक ऐसा सेल पड़ा है जो कि है oogonia, जो आगे फीमेल गैमीट बनाएगा। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे फॉलिकल्स, अराउंड 6 to 8 लाख फॉलिकल्स प्रीति की ओवरीज में प्रेजेंट है, जब अभी वो फीटल स्टेज में है, अभी उसका जन्म भी नहीं हुआ है। अब ये फॉलिकल्स जो है ना वो सारे मेच्योर नहीं कर पाते हैं, सभी जो है वो डेवलप नहीं हो पाते, धीरे धीरे जो है वो डिग्रेड होते जाते हैं। तो जब प्रीति पैदा हुई तब उसकी ओवरी में थे अराउंड 1 से 1.5 लाख फॉलिकल। अब प्रीति का बचपन बीत गया, प्रीति आ गई प्यूबर्टी की स्टेज पे, यानी प्रीति की एज है अब 12 to 13 ईयर्स। तो जब प्रीति की एज इतनी थी, यानी प्यूबर्टी आई उसकी बॉडी में, तो उसके अंदर उसकी ओवरी में, हर एक ओवरी में कितने फॉलिकल्स बचे, 60 to 80,000। अब ये 60 to 80,000 जो फॉलिकल हैं, इनमें से हर महीने एक ओवरी में, मतलब ऑल्टरनेटिवली, अगर इस महीने राइट ओवरी, नेक्स्ट महीने लेफ्ट ओवरी, इस तरह से, तो एक ओवरी में एक फॉलिकल जो है वो प्रॉपरली मैच्योर होगा और वो फीमेल गैमीट बनने की स्टेजेस तक पहुंचेगा। तो अब देखेंगे कि ऐसे प्यूबर्टी के टाइम पे प्रीति की बॉडी में क्या चेंजेस आए। तो होता क्या है, जब प्यूबर्टी आती है किसी फीमेल की बॉडी में, तो कुछ ऐसे हार्मोन्स बनने लग जाते हैं जो बचपन में नहीं बने थे। मतलब प्यूबर्टी से पहले वो हार्मोन्स नहीं बने थे, लेकिन जब प्यूबर्टी आई तो वो हार्मोन्स बनने लग गए। क्या होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो बनाता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। वो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पे असर करते हैं,
पिट्यूटरी को सिग्नल भेजते हैं कि तुम बनाओ गोनाडोट्रोफिन यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये दोनों जो हार्मोन है वो जाएंगे प्रीति की ओवरीज पे टारगेट करेंगे। तो प्रीति की ओवरी को किया टारगेट और वो जो फॉलिकल प्रेजेंट था ना वो अब मैच्योर होने लग जाएगा, अब उसमें डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो जाएगी। अब बात करेंगे कौन कौन से फेजेस हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। सबसे पहला है मेंस्ट्रुअल फेज यानी जिसमें ब्लड फ्लो होगा, ब्लीडिंग फेज। देन है फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल या फिर सिक्रेटरी फेज। अब मेंस्ट्रुअल फेज हमें पता है कि जिसमें ब्लीडिंग होगी, यूट्रस की एंडोमेट्रियम टूटी, ब्लीडिंग हुई, और हमने पढ़ा ये भी कि ये 3 to 5 डेज चलता है। ठीक है, 3 to 5 डेज चलेगा। ब्लीडिंग फेस है जिसमें ब्लड और टिश्यू जो है वो वेजाइना के थ्रू बाहर आएगा। होता क्या है, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस जो है वो टूटती है। क्लियर है इतना। देन आता है हमारे पास फॉलिकुलर या फिर प्रोलिफरेटिव फेस। अब इस फेज में क्या होता है कि हमारा हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बनाएगा, पिट्यूटरी पे असर करेंगे, और पिट्यूटरी क्या बनाएगी, LH और FSH, यानी जो प्यूबर्टी के टाइम पे चेंजेस आने थे ना वो आ रहे हैं। अब ये जब ओवरीज पे एक्ट किए, हमने बोला था कि हर ओवरी के पास क्या है, 60 to 80,000 फॉलिकल्स हैं। अब उन फॉलिकल्स में से अब FSH जो है ना वो क्या है, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, तो वो फॉलिकल्स की ग्रोथ को स्टिम्युलेट करेगा। तो हमारे पास ये जो प्राइमरी फॉलिकल था अब उसकी ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाएगी, वो प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी से टर्शरी। बेसिकली क्या होगा, फॉलिकुलर सेल्स की लेयर्स जो है वो नंबर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स इंक्रीज होता जाएगा हमारे पास ऊगोनिया के आसपास। तो उस हिसाब से वो प्राइमरी सेल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और फाइनली ग्राफियन फॉलिकल या फिर मैच्योर फॉलिकल बन जाएगा, जिसके अंदर एक कैविटी भी होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। और उसके अंदर वो जो ऊगोनिया है अब वो डेवलप हो के किस स्टेज पे पहुंच गया है, सेकेंडरी oocyte की स्टेज पे। ये oogenesis के प्रोसेस में भी मैंने पढ़ाया था आपको कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या होगा, सेकेंडरी oocyte। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है हमारे पास यानी मैच्योर फॉलिकल, ये क्या रिलीज करता है, एस्ट्रोजन रिलीज करेगा, जो कि एंडोमेट्रियम को दोबारा से प्रोलिफरेट, रीजेनरेट होने में हेल्प करेगी। अब देखो मेंस्ट्रुअल फेज में एंडोमेट्रियम टूटी है ना, पर अब यूट्रस को अगले महीने के लिए फिर तैयारी करनी है कि चलो इस महीने तो एंडोमेट्रियम काम नहीं आई, अगले महीने के लिए फिर प्रिपेयर करते हैं, क्या पता अगले महीने फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो फिर से यूट्रस ने एंडोमेट्रियम को बनाना था, उसके अंदर एंडोमेट्रियम डेवलप होनी थी, तो वो कैसे हुई, क्योंकि फॉलिकल से निकला एस्ट्रोजन हार्मोन, उसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम के सेल्स थे वो फिर से प्रोलिफरेट करने लग गए। अब ये जब एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा अमाउंट में बन जाएगा तो इसको आ जाएगी अकड़। ये क्या करेगा, जाएगा पिट्यूटरी पे टारगेट करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और LH और FSH की जो सिक्रीशन थी उसको कम करा देगा। ठीक है, LH और FSH की सिक्रीशन को कम कराएगा। बट आगे क्या होगा, जब हमारे पास आया 14th डे, यानी पहले 5 दिन मेंस्ट्रुअल फेज चला, फिर 6 to 13 डेज तक हमारे पास चला फॉलिकुलर फेज। देन 14th डे पे क्या हुआ, एस्ट्रोजन जो था वो बोलता अब मैं तो बहुत ज्यादा बन ही गया हूं, चलो कोई बात नहीं पिट्यूटरी, अब तुम LH और FSH बना दो। तो LH हार्मोन जो है वो बहुत हाई अमाउंट में बना, एकदम रैपिडली इंक्रीज हुआ LH का लेवल, जिससे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया, झेल नहीं पाया इतना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया। और उसके अंदर हमें पता है क्या प्रेजेंट था, सेकेंडरी oocyte, और जब ग्राफियन फॉलिकल फटा सेकेंडरी oocyte निकला, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। यानी 14th डे पे क्या हुई हमारे पास, ओव्यूलेशन। अब ये जो हमारे पास सेकेंडरी oocyte निकला है वो फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, वहां अगर उसे स्पर्म मिला फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, नहीं स्पर्म मिला तो मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, और आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल ही कंटिन्यू होगा। अब जो हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, सेकेंडरी oocyte निकल गया, उसमें से जो ग्राफियन फॉलिकल का बचा कुचा हिस्सा था, टूटा फूटा हिस्सा, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ये कॉर्पस ल्यूटियम बहुत काम की चीज है। ये क्या करता है, 2 हार्मोन सिक्रीट कराता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अगर तो फर्टिलाइजेशन हो गई सेकेंडरी oocyte की, तो उस केस में जो प्रोजेस्टेरोन है वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा, क्योंकि वहां पे इंप्लांटेशन होनी है। तो मतलब प्रोजेस्टेरोन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर प्रेगनेंसी होनी है तो, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहा है, इसीलिए प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। बट हमें पता है कि स्पर्म तो नहीं आएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलना है, स्पर्म नहीं आया तो मतलब प्रोजेस्टेरोन का काम नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, एस्ट्रोजन जो है वो फिर से
जो एस्ट्रोजन बना था वो क्या करेगा, पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देता है कि LH और FSH को रिड्यूस करा दो, प्रोजेस्टेरोन को भी रिड्यूस करा दो, और अगर प्रोजेस्टेरोन ही रिड्यूस हो गया तो फिर से ये जो एंडोमेट्रियम है ये तो टूटेगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ही तो इसको मेंटेन कर रहा था। प्रोजेस्टेरोन ही नहीं है तो एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं होगी, तो एंडोमेट्रियम फिर टूटेगी, क्योंकि हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन था, पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक दिया, LH FSH रिड्यूस हो गए, प्रोजेस्टेरोन भी कम हो गया, एंडोमेट्रियम को बचाने वाला प्रोजेस्टेरोन तो कम हो गया, तो मतलब एंडोमेट्रियम जो है वो मेंटेन नहीं होगी, वो फिर टूटेगी और फिर साइकिल चलेगा, यानी फिर से ब्लीडिंग होगी। तो हमारा जो फर्स्ट फेज था मेंस्ट्रुअल फेज वो फिर से रिपीट होगा। तो इसी तरह पूरा ये साइकिल चलता है। आई होप आपको समझ आया। अब एक बार हम ग्राफ की हेल्प से सारे हॉर्मोन्स के चेंजेस को देख लें। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि कौन से डे पे, ये चारों फेजेस आपके सामने लिखे हुए हैं, एंड यूट्रस में क्या इवेंट्स हुए, ओवरी के अंदर हॉर्मोन्स के क्या लेवल है, ओवरी में क्या इवेंट हुए, और हमारे पिट्यूटरी हार्मोन यानी कि LH और FSH उनकी लेवल्स कैसे थे वो हम सब स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे है एंडोमेट्रियम लेयर। सबसे पहले आप देखिए, जब मेंस्ट्रुअल फेज है तो ये एंडोमेट्रियम टूट रही है, यानी मेंसेस आ रहे हैं, ब्लड फ्लो हो रहा है, उस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल आप देखिए एकदम क्या है, लो लेवल है, इंक्रीज तो नहीं हो रहा है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, और हमारा फॉलिकल भी क्या है, अभी ज्यादा डेवलप होना शुरू नहीं हुआ है, FSH LH भी कम है। अब जब हमारे पास आया फॉलिक्यूलर फेज, उस टाइम पे क्या हुआ, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा, क्योंकि फॉलिकल्स जो है वो डेवलप कर रहे हैं। जब मैच्योर फॉलिकल बना, हमने पढ़ा कि वो क्या रिलीज कराता है, एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लग गया। ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ रहा था तो वो क्या कर रहा था, उस टाइम पे LH और FSH उनके लेवल नेगेटिव फीडबैक दे रहा था ना, कि LH और FSH पिट्यूटरी को बोल रहा था कि नहीं बढ़ाने, कम करो इनको, इनका सिक्रीशन जो है वो रिड्यूस रहे, तो पहले से कम हो गए LH FSH। बट बाद में 14th डे पे आके क्या हुआ, जब ओव्यूलेशन होनी थी तो एकदम से LH देखो पीक पे गया। तब हमने पढ़ा एस्ट्रोजन ने फिर क्या किया, अब मैं तो बहुत ज्यादा बन गया हूं, चलो LH बनवा दो, तो पिट्यूटरी से LH बना, वो एकदम बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में बना, तो ग्राफियन फॉलिकल जो था वो रप्चर हो गया, झेल नहीं पाया, और उससे क्या निकला, सेकेंडरी oocyte। क्लियर है इतना, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, और फॉलिक्यूलर फेस में हमारे जो एंडोमेट्रियम थी आप देखिए वो फिर से थिक होनी शुरू हो गई है। ठीक है, अब एंडोमेट्रियम थिक होती जाएगी, और जब हमारे पास ये ग्राफियन फॉलिकल टूटा, इसका बचा कुचा हिस्सा क्या था, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल्स को इंक्रीज कराया, और ये एंडोमेट्रियम जो है वो बनती चली गई। बट अगेन ये जो एस्ट्रोजन था इसने नेगेटिव फीडबैक दिया कि प्रोजेस्टेरोन को कम कराओ, LH FSH को कम कराओ, और उससे हमारा ये जो प्रोजेस्टेरोन था वो फिर से डिक्रीज हो गया, और एंडोमेट्रियम जो है वो फिर से टूटी, और क्या स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो गया। क्लियर है? तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ आया, आपको पता चला कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस है जो हर फीमेल की बॉडी में चलता है, और इस टाइम पे फीमेल की बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो इन्हीं हार्मोनल चेंजेस की वजह से फीमेल्स के अंदर मूड स्विंग्स हो सकते हैं, पेन हो सकती है, इवन कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कुछ फेज ऐसा होता है जब ब्रेस्ट टेंडरनेस या फिर ब्रेस्ट पेन भी फील हो सकती है, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, बहुत सारी चीजें फील होती हैं, मसल क्रैम्प्स भी होते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो फीमेल की बॉडी में होती हैं। तो अभी जो भी ये लड़के वीडियो देख रहे हैं तो वो अपनी सिस्टर को, अपनी फ्रेंड को, अपनी क्लासमेट्स को, अपनी मम्मी को, किसी को भी परेशान नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि यू नेवर नो कि आपकी मम्मी या सिस्टर, आपकी फ्रेंड वो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस फेज में हो, उनका मूड कैसा हो, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, या फिर उनको एब्डोमिनल पेन हो, मस्कुलर क्रैम्प्स हो। सो यू शुड बी सपोर्टिव। अब आप एडोलेसेंस हो, आपको पता है कि ये प्रोसेस चलता है हर फीमेल की बॉडी में, तो यू शुड बी सपोर्टिव, यू शुड बी केयरिंग। और कोई भी बच्चा इस चीज को लेके मजाक नहीं बनाएगा, बिकॉज इट इज जस्ट अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। जैसे हम खाना खा रहे हैं, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन सब कुछ होता है, वैसे ही ये भी एक नॉर्मल सा प्रोसेस है। और इस प्रोसेस इस दौरान जो भी फीमेल्स हैं उनको खास ख्याल रखना है अपना, अपनी हाइजीन का, अपनी सैनिटेशन का। तो आपको अपने हैंड्स, जब भी आप अपना सैनिटरी नैपकिन या जो भी आप सैनिटेशन प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, जब भी आप यूज करते हो आप अपने हैंड वॉश कीजिए। जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, सैनिटरी पैड्स यूज कर रहे हो, टैम्पन्स या फिर मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रहे हो, आप उनको प्रॉपरली डिस्पोज करिए। एंड चेंज योर सैनिटरी प्रोडक्ट्स ऑफन ड्यूरिंग योर पीरियड। जब भी आपके पीरियड्स चल रहे हैं तो आइडियली आपको 5 to 6 आवर बाद अपना सैनिटरी नैपकिन जो है, पैड जो है वो चेंज करना है।
आपको पानी पीते रहना है, बिकॉज हाइड्रेशन जो है वो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी पीते रहना है। कीप योर जेनिटल एरिया क्लीन, आपको अपना प्राइवेट एरिया जो है, आपको अपना वेजाइनल एरिया प्रॉपरली क्लीन रखना चाहिए, सो दैट कोई इन्फेक्शन ना हो आपको। और आपको कॉटन क्लोथ्स पहनने हैं, लाइट ब्रीदेबल फैब्रिक जो हो कपड़े का, ऐसे क्लोथ्स आपको, ऐसे अंडरगारमेंट्स पहनने हैं ताकि आप कंफर्टेबल रहें। और जंक फूड अवॉइड करना है। आई नो क्रेविंग्स होती हैं, बट यू शुड अवॉइड दैट। तो आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना है, अच्छा खाना खाइए, हाइड्रेटेड रहिए, सैनिटेशन का ख्याल रखिए, दैट्स ऑल। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अभी नीट 2025 में सिर्फ हमारे पास 5 महीने बाकी हैं। 5 महीनों के लिए आपकी तैयारी को होना पड़ेगा फास्ट ट्रैक। तो फिनिक्स ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच जो है वो उन सारे बच्चों के लिए है जो नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड यू कैन गेट दिस कोर्स, दिस बैच एट ₹2,999 ओनली। आपको अभी ये बैच चल रहा है, इट्स लाइव नाउ। इसके अंदर लाइव लेक्चर, टेस्ट सीरीज सब कुछ है। ये अच्छे अच्छे टॉप एडुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। और डिस्काउंट के लिए आपको यूज करना है कोड SN09। ये मेरा ही कोड है। जब आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स चूज करना है, डिस्काउंट के लिए कोड आपको मिल गया है, तो फटाफट जाइए कोर्स लीजिए। और अगर आप नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए भी है नीट 2026 बैच बाय टीम टाइटंस, निम्बस प्रो रीलोडेड बैच है जिसके अंदर हमारे ये एडुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। ये बैच है सिर्फ 5,999 में। और अगेन आपको कोड यूज करना है SN09, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। कोर्स चूज करना है, आपको कोड लगाना है और आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये आप जल्दी जल्दी कोर्स ले लो, बिकॉज ऑल दीज कोर्सेज आर लाइव नाउ। ठीक है, देर मत करो। और अगर आप अर्ली अचीवर हैं, यानी कि आप नीट 2027 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और आपकी तैयारी को एक्सेलरेट करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, ये सारे एडुकेटर्स हैं आपके पास। और लाइव लेक्चर्स होंगे, बहुत सारे टेस्ट होंगे, अच्छे से आपकी ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी, डाउट सेशन होगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन होगी। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है अनअकैडमी आपकी नीट प्रिपरेशन के लिए। अगेन डिस्काउंट के लिए, अच्छा ये कोर्स है 9,999 पे, और डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज करिए SN09, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप सेशन अच्छा लगा। तो अच्छा लगा सेशन तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो नीट नोवा बाय अनअकैडमी चैनल को। बने रहो चैनल पे ताकि और अच्छा अच्छा कंटेंट आपको नीट प्रिपरेशन के लिए मिलता रहे। और जम के पढ़ाई करनी है तो जल्दी जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, अपना कोर्स चूज कर लीजिए। मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।